जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेस्ट पेपर नंबर 2 किसका, एएलपी का। ठीक है, बार बार आप लोगों से कह रहे हैं भाई यूपी पुलिस में जो हुआ उसको होने दो। होने दो का मतलब एक अच्छे माइंड से अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है उसको अचीव करने में लग जाएं। बाकी उसका शिनाख्त कोर्ट कचहरी करेगा। याद करिए, न्याय जरूर होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं, मतलब बहुत सारे लोगों का परिश्रम इससे जुड़ा होगा। लेकिन बार बार ये हम कह रहे हैं कि अब उस चक्कर में जो है आने वाले एग्जाम को मत खराब करो। ठीक है ना, आप जो है कोशिश करो, बिल्कुल दिल दिमाग से जुड़ जाइए। जब आपके पास खाली टाइम हो देन आप कैंपन करो। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके माँ बाप का सपना है कि भाई कहीं न कहीं आपकी बेहतर जॉब लग जाए। ठीक है, उसके लिए हमें एकाग्रचित होकर परिश्रम करना होगा। तो फिलहाल सभी चीजों को भूल कर आइए हम लोग फिर से जो है क्या डिस्कस करते भाई, मॉडल पेपर नंबर 2 क्या यूपी, इसका एएलपी का। आप एएलपी का एग्जाम दे रहे हो यानी आरआरबी का एग्जाम, रेलवे का दे रहे हो या जो है बैंक का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दोगे तो डेफिनेट कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम अर्थमेटिक वाले मेल खाते थे, सबके लिए है। ज्यादातर देखोगे सीएचएसएल में भी ऐसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस अलग होंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सब में एक ही तरीके से कॉमन रहते हैं। तो चलिए टेक्स्ट पेपर 2 की तरफ चलते हैं भाई। एक हम करा चुके हैं, दूसरा टेक्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और एक ध्यान दिए, जो जिनको टॉपिक रिवीजन करना, जैसे मान लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन है तो परसेंटेज में हमने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो आप जाओगे यूट्यूब पर स्टडी 91 परसेंटेज बाई शिवानंद सर डालोगे भाई, स्टार्टिंग वाले ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज बाई शिवानंद सर स्टार्टिंग में, यानी पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, यानी सारे टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। ध्यान दीजिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज हम प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यस, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहोगे यस सर। परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक बताओ। कितना आसान है क्वेश्चन। देखो कह रहा है परीक्षा में भाई अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक जो आप मानते हो, जो पूर्णांक मानते हो लेट कर लो भाई। मैक्सिमम मार्क्स हमने 100x मान लिया, 100% मान लिया, जो इजी है, यानी अधिकतम 100 अंक लाया जा सकता है। कह क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए, यानी 100 में 40 अंक जो लाएगा भैया वो पास हो जाएगा, यानी ये पास अंक है। ध्यान दीजिएगा 40%। अब कह रहा इसी में ध्यान समझिएगा, 40% पास होने के लिए चाहिए, उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त किया और 40 से फेल हो गया, यानी 40 तो प्राप्त हुआ, 40 फेल हुआ, यानी अगर 40 और मिल जाता तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए परसेंटेज दिया है और पास होने के लिए जो फेल हो रहा उतना मार्क्स ऐड कर दो, पास करा दो। इसका मतलब 40 पाया है, 40 और पाता पास हो जाता है, यानी 80 पास होने के लिए नंबर चाहिए। तो आप कहोगे सर 40% की वैल्यू 80 अंक है, तो 1% की वैल्यू भैया कितना, 40 दुनाई 80 डिवाइड बाई 40, यानी 1% की वैल्यू 2 अंक। आप बताओ 100 की वैल्यू कितना हुआ भाई, 2 से गुणा कर दोगे, यानी 200 अंक टोटल पूर्णांक होगा। ठीक है ना, परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितना है, 200। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। कहोगे सर ये तो बहुत आसान था, ये करने की जरूरत नहीं, ओरल बता सकते थे। 100 में 40 पासिंग मार्क है और 40 लाया, 40 से फेल हुआ, यानी 80 पास होने के लिए चाहिए। तो 40 पासिंग परसेंटेज है, तो 40 की वैल्यू 80 मार्क्स, 1 की वैल्यू 2 मार्क्स, सो 100 की वैल्यू डायरेक्टली ओरल बोल सकते हैं सर 200 मार्क्स। तो वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। दूसरा देखो, 2 घोड़ों की बात हो रही है। 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि पहले घोड़ा दूसरे घोड़ा की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी क्या थी। याद करो, आपको कंफर्म है, अगर डिस्टेंस फिक्स होगा, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस चाल समय दूरी स्टार्टिंग में प्रॉपर अच्छे से बताया है भाई, यानी अगर दूरी फिक्स होगा, याद करिए, तो दूरी अगर बराबर होगा तो उस दूरी को कवर करने के लिए पहली चाल इंटू पहला समय इक्वल टू दूसरी चाल इंटू दूसरा टाइम, ये हमने बताया था फॉर्मूला। या आप ये भी लिखे थे S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, यानी दूरी अगर बराबर होगी तो जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय हो जाएगा और उस दूरी को कवर करने में जो समय का अनुपात होगा उल्टा चाल यानी स्पीड हो जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल जबरदस्त, वेरी गुड। चलो अगला देखो, ये इतना समझ में आ गया, कहोगे हाँ सर। अब अगर दूरी निकालना है एक रेशियो से, एक इक्वेशन से, हाउ टू मेक इक्वेशन। जैसे कह रहा
पहले एक घोड़ा 10 किलोमीटर प्रति घंटे से टकबक दूरी गया, दूसरा घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ गया, वही दूरी गया। जाहिर सी बात है जो 10 किलोमीटर जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा ना, कहोगे हाँ सर, और जो 15 वाला जाएगा थोड़ा तेज जाएगा। वेरी गुड। तो जो तेज जाएगा जल्दी पहुंचेगा, भाई जल्दी पहुंचा कितना, 12 मिनट जल्दी पहुंचा। तो आप कह सकते हो भैया दूरी कितना, मान लो x किलोमीटर, अगर बेसिक से करते हो कहोगे x किलोमीटर दूरी है, 10 किलोमीटर वाला प्रति घंटे की चाल वाला ज्यादा समय लेगा सर, दूरी x किलोमीटर मान लिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो इतना समय, माइनस वही दूरी जब 15 किलोमीटर प्रति घंटे वाला घोड़ा जाता है तो इतना समय, दोनों के समय में अंतर 12 मिनट, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। ये एक तरीका ये समझ में आया? हाँ सर, ये बेसिक है कि दूरी अगर x मान लिया तो पहले टकबक 10 वाले से गया, दोबारा इसी को टकबक 15 वाले से गया, दोनों के जाने में समय का अंतर 12 मिनट का है। तो भाई x दूरी को पहली चाल से लगा समय और दूसरी चाल से लगा समय का अंतर 12 मिनट। कहोगे हाँ सर, अब सॉल्व कर लोगे तो 12 पंचे 60 यानी 1/5 सॉल्व करिए भाई। तो सब में 10, 15 और 5 का एलसीएम किससे गुणा कर दो, पूरे में गुणा कर दो भैया 30 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एलसीएम मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर्स के फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगा। तो x/10 में आप 30 से गुणा करोगे तो 3x हो गया, माइनस x/15 में 30 से करोगे 2x हो गया। हाँ, यहां कर दोगे यानी 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 6 किलोमीटर। वाह, एक लाइन में आंसर हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। ये किससे था भाई, ये था आपके इक्वेशन से, बेसिक से आप इसको बताओगे। किसी को डाउट है, यस या नो, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। सर बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। तो कुछ लोग कहेंगे सर क्या यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल भाई है। तो पहला तरीका, पहला घोड़ा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा घोड़ा दौड़ रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दोनों घोड़े के दौड़ने का अनुपातिक मान कितना होगा, यानी 2:3 चाल का अनुपात है। इस चाल से दोनों इस अनुपात में दौड़ रहे हैं। तो समय क्या हो जाएगा, याद करो, समय चाल का उल्टा, यानी 3 पहला समय लेगा, दूसरा 2। जिसकी चाल कम होगी ज्यादा समय, जिसकी चाल स्लो होगी वो ज्यादा समय, जिसकी फास्ट वो कम समय। दोनों समय का अंतर 12 मिनट दिया है। तो पहला 3 समय ले रहा, दूसरा 2 समय ले रहा, अंतर 1 समय का। तो 1 समय बराबर 12 मिनट भैया। तो 3 समय बराबर 12 3 36 मिनट, यानी पहला घोड़ा 36 मिनट में वो दूरी कवर करता है। तो आप बताओ पहला घोड़ा अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 मिनट लेता है, यानी 36 डिवाइड बाई 60 इतना घंटे लेता है, तो किलोमीटर में दूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कहोगे हाँ सर, 1 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी सर 6 किलोमीटर। ऐसा भी कर सकते हो, यानी दोनों के चाल का अनुपात दिया, उल्टा समय का अनुपात हुआ, और समय का आपको क्या दिया भाई, डिफरेंस दिया है। तो समय का डिफरेंस दिया है, तो दोनों घोड़ों के द्वारा उस दूरी को जाने में लगा समय आप बता सकते हो। तो पहले घोड़े द्वारा समय 36 मिनट लगा, दूसरे 24 मिनट। तो पहला घोड़ा 36 मिनट में वो दूरी जाएगा, दूसरा घोड़ा 24 मिनट में जाएगा। दोनों से किसी से डिस्टेंस निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। बोलोगे यस यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ये बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा मजाक किया है क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है। जो प्रॉफिट एंड लॉस हमसे पढ़ चुके होंगे या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके होंगे, यानी उसमें अगर आप पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, देख के बता दोगे सर। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो कैसे करते थे, याद करो। आप करते थे सर, एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मान लें तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य 25 सीपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी मान लें, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 एसपी। कहोगे हाँ सर, तो 25 का सीपी 20 के एसपी के बराबर है, तो आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, और चाहे ऐसे कर दो, सीपी 20 हो जाएगा सर, एसपी 25 हो जाएगा। चाहे उल्टा समझ जाओ, चाहे ये कर दो, देखो वही होगा, 20 यहां और इधर 25 चलाया। और कुछ लोग ये भी कर देंगे, 5 चौक 20 55 25, यानी सर 4 में खरीदते हैं 5 में बेचते हैं। आप बताओ लाभ होगा ना कितने का, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ अपॉन सीपी, यानी 4 × 100। कहोगे वाह सर, प्रॉफिट परसेंट अभी आपने बताया था, यानी 25% इज द करेक्ट आंसर, यानी 25% बिल्कुल सही जवाब भाई। बताइए कोई डाउट है, यस या नो? कोई डाउट नहीं भाई, ये तो बिल्कुल इजी है। चाहे 20 में खरीदा 25 बेचा तो भी 5 का लाभ हुआ, 5/20 × 100 तो भी 25% आ जाएगा। वाह, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ध्यान समझिए, पढ़िए आप ध्यान से इसको। 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने, यानी 1 साल 6 महीने का मतलब 1.5 साल भैया ना। 1.5 साल के लिए 15,625 पर
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन। अर्धवार्षिक रूप से यानी हर 6 महीने में की जाती है। आप बताओ कैसे हो जाए क्वेश्चन। भाई प्रिंसिपल आपके पास है कितना? 15,625 रुपए है। क्या है भैया? मूलधन है ये। कहोगे हाँ सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 8% पर एनम यानी वार्षिक है। कहोगे हाँ सर। और समय आपको दिया है 1 साल 6 महीना, 1 ईयर 6 मंथ्स। कहोगे हाँ सर। आपको बताना है जब अर्धवार्षिक ब्याज कंसीडर की जाए यानी छमाही ब्याज देना हो तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? 15,625 पर। कहोगे कितना आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। आप ये बताओ सर, अगर छमाही देना पड़ेगा, 1 साल में 8% ब्याज होता है तो छमाही कितना हो जाएगा? 4%। यानी 1 साल में अगर हम 8% ब्याज दे रहे हैं, 100 रुपए पर 8 रुपए, तो 6 महीने में कितना देंगे सर? 4 रुपए देंगे। यानी हाफली डिवाइड कर देते हैं। 1 साल 6 महीने का मतलब क्या हुआ? 1 साल में 2 छमाही और 6 महीने यानी 3 छमाही, और 3 6 मंथ यानी 3 जो है आप हाफ ईयरली बोल सकते हो, यानी 3 हाफ ईयरली में लौटाना है। तो अब आपके पास याद करो क्या हो गया क्वेश्चन। कैसे बन गया क्वेश्चन? ये बन गया भैया, ध्यान समझिए, 15,625 रुपए का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी छमाही के अकॉर्डिंग 3 छमाही का 3 हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो हम आपको पास्कल रूल बताए थे। डायरेक्टली अगर 3 साल 4 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो कैसे करते थे? देखो, पहले मनी का भैया 4% निकालते थे। कितने? 4% निकालते थे। कैसे निकालोगे? तो कुछ लोग 4% को कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे 4% निकालेंगे, यहां होगा तो 4% 2 0 यहां पे, तो 15,625 का 4%, 4/100 करोगे ना? हाँ सर। 4 से 25 से भाग करना है। 25 से भाग करोगे कितना हुआ? 25 पंचे 125 यानी 625 आ जाएगा सर। हाँ सर। अब फिर से सर 625 का 4% निकालोगे तो आप बताओ 625 का 4% फिर से कितना? 4/100, 4% यानी 25 से भाग करोगे 25 आ जाएगा। हाँ सर। फिर जो है 4% निकालोगे 25 का, तो 25 का 4% आप कहोगे यानी 4/100 का मतलब यानी 25 एकम 1 रुपए हुआ। याद है आपको? हमने बताया था यानी 3 बार है, यानी जब 3 छमाही है तो 3 बार निकालोगे। पहले 4 मनी का पहले 4%, फिर जो आएगा उसका 4%, फिर जो आएगा उसका 4%। 3 छमाही में यानी 3 बार में देना, 3 बार गुणा, और किससे मल्टीप्लाई करो? 3 × 3 × 1, ये ना 3 3 1। पास्कल मेथड याद है आपको? हमने बताया था 2 साल के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 1, 2 और 1 3, 2 का 1 ज्यादा 3। तो पहले मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का, फिर इंटरेस्ट का, फिर 3 3 1 3 बार गुणा कर दोगे और जोड़ दोगे। 625 का 3 गुना 1875 भैया, सर, प्लस 25 का 3 गुना 75। हाँ सर। और 1 × 1 का मतलब 1, तो 1875 प्लस 75 कितना हुआ? 1950 और 1 1951। क्या 1951 है? यही सर सीआई है। पूरा जोड़ दोगे, चक्रवृद्धि ब्याज 1951 है। बताइए कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने सीआई पढ़ाया है और बहुत अच्छे से बताया। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का डायरेक्टली कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे वो क्वेश्चन था। कहोगे यस, बिल्कुल, वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अगले, आई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। याद करिएगा ना, आसान सा क्वेश्चन। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो बताइए वर्ग की भुजा। बिल्कुल आपस में कोरिलेट करना है। क्या बोला गया भाई? किसी घन के किनारों की लंबाई का योग। अगर घन होगा, घन के कितने किनारे होते हैं? कहोगे सर 12 किनारे होते हैं। और घन की बात करें सब बराबर होते हैं सर। तो एक किनारे की लंबाई, घन की बात करें एल मान लें, तो 12 की लंबाई भैया 12L हो गई। यानी घन के किनारों की लंबाई का योग 12L। ये वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर। वर्ग की भुजा कितना? A, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो यानी परिमाप के 4 गुने के बराबर क्या है? यानी घनाभ के सभी किसका? लंबाई, किनारों के लंबाई का योगफल। कहोगे सर 4 तिहाई 12, यानी इसका मतलब इधर चला गया। L इक्वल टू क्या हुआ? 4/3A। यानी जो घनाभ के प्रत्येक किनारे की लंबाई है वो किसके? वर्ग के 4/3 लंबाई के बराबर होगी। याद? इसमें कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। तो भाई अगर आप घनाभ की बात करो 3D में होगा ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होगी। ये हो गया आपका घन। कहोगे हाँ सर।
ठीक है ना। और अगर वर्ग की बात करो, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी, परिमाप इसका डायगोनल सब आपको मेंसुरेशन में बता चुके हैं। इतना क्लियर है, कहोगे हाँ सर। आगे देखो, अगर घन के आयतन का संख्यात्मक मान का 1/4, घन का आयतन क्या होगा भाई, घन की भुजा हमने L माना है, तो घन का आयतन L का क्यूब होगा। इसका 1/4 का जो संख्यात्मक मान है वो 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वर्ग का भुजा A है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। हमें वर्ग की भुजा बतानी है। एक चीज ध्यान दो, अगर वर्ग की भुजा बतानी है यानी इसका मतलब L की वैल्यू A में रख दो आंसर। भाई यहां से देखो 1/4, L का मतलब कितना 4/3A ना, इसका होल क्यूब बराबर कितना है A का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 4 × 16 = 64/27 और ये कितना हुआ सर 64/27 और 1/4, 4 से 16 यानी ये A का क्यूब, ये A स्क्वायर, ये स्क्वायर ही कट गया, यहां A बचेगा तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा 27/16। क्या कहीं है सर 27/16? हाँ सर, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कुछ नहीं। यानी हम क्या करें, घनाभ की लंबाई L मान लें, उसके सभी किनारों की लंबाई 12L योग हो गया, वो वर्ग के भुजा की लंबाई A मान लें, वर्ग के परिमाप का 4 गुना के बराबर है, L की वैल्यू इसमें हो गया। अब कह रहा है कि घनाभ के आयतन भुजा क्यूब और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। घनाभ के आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो L की वैल्यू A के फॉर्म में रख दो। यहां से ये पहला इक्वेशन हो गया, यही पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, वर्ग की भुजा निकाल लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, याद करिए। हाँ, बिल्कुल आसान सा निर्देश पढ़िएगा। निर्देश दी चार्ट में वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया, वीणा, वायलिन, गिटार, तबला। इतना कुल मिलाकर देखो, हमेशा ये 100% होगा, कुल मिलाकर ये 100% होगा। तो जब 100% टोटल ये चारों चीजें बचा रहे हैं, पढ़े और आधारित प्रश्नों को दे दें। वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा, मतलब आपको बताना, वायलिन जो 16% वायलिन लोग बजाते हैं, डिग्री में कितना बजाते हैं। याद करिए, हमने आपको बताया था पाई चार्ट में 100% की वैल्यू 360 डिग्री होती है ना। यानी अगर पाई चार्ट में दिया होगा तो या तो परसेंटेज में होगा या तो डिग्री में होगा। अगर परसेंटेज में होगा तो पूरा जो है सर्कल का मान 100% होगा, और डिग्री में होगा तो जायज बात है होल एंगल 360 के बराबर होगा। यहां से हमने आपको बताया था सर 1% इक्वल टू कितना होगा, 360/100 डिग्री होगा ना। कहोगे हाँ सर, डिग्री को यहां से कैंसिल हुआ 2 से, या ऐसे कर सकते 3.6 डिग्री, यानी 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री होता है। हाँ सर, जब 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री हुआ तो आपको कह रहा वायलिन, यहां से बोल दिया जाए वायलिन कितने परसेंट है सर, 16% है। 16% की वैल्यू 3.6 मल्टीप्लाई कर दो, यानी परसेंटेज को डिग्री में करना है, सिर्फ 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 छक्का 16 छक्का 96 ऐसे करो, 16 तिया 48 और 9 कितना 57, 57.6 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान था, बस हमें थोड़ा समझना था। वेरी गुड। यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वाले छात्रों के बीच अंतर क्या है? कुल मिलाकर 100 है भैया। तबला बजाने वाले 29% है, वीणा बजाने वाले 30% है, दोनों में परसेंटेज में अंतर 1% का। कह रहा कुल मिला के छात्र 300 हैं, 300 टोटल हैं, यानी कुल 100% की वैल्यू 300 है कि नहीं। और तबला और बीना में अंतर 1% का, 1% की वैल्यू सर 3 होगी, ओवरऑल आंसर। यानी तबला और बीना बजाने वालों में बीच अंतर कितना, तबला बीना 1% का अंतर। तो कुल मिलाकर यानी सभी वाद्य यंत्र यानी 100% की वैल्यू 300 है, यानी 1% की वैल्यू निकालोगे 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी 3, ओवरऑल आंसर था, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो भाई एएलपी वगैरह में डीआई की क्वेश्चंस आसान आते हैं, एसएससी में भी डीआई टफ नहीं आता, सिर्फ एक्सेप्ट पेट इस बार जो है सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था, यानी बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन पूछा था, टफ पूछा था। देखो पी और क्यू काम को 12 और 16 दिन में करते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए? कितना आसान सा क्वेश्चन है। कहोगे हाँ सर, देखो कैसे। सबसे पहले पी और क्यू अलग अलग वर्क करेंगे, तो हमारा पहला काम एलसीएम, पी 12 दिनों में, हाँ मतलब पी है ना भाई, ये नहीं, पी 12 दिनों में, कहो हाँ सर। क्यू कितने दिनों में? कहोगे क्यू 16 दिनों में। सबसे पहले सर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे बिल्कुल, तो क्या होगा 12 और 16 का, 16 दुनाई 32, 16 तिया
48, 48 वर्क, 16 48 काम हुआ, तो 12 चौक 48, 4 काम एक दिन में पी करेगा, 16 तिया 48, 3 काम एक दिन में आपके क्यू साहब करेंगे। इतना तो करना ही है। कुल 48 काम है, यानी जो दिन लगेगा दिन का एलसीएम 48 काम को पी किस रेट से करेगा, क्यू किस रेट से करेगा एक दिन में, ये पता हो गया। अब क्वेश्चन जैसा करा 48 वर्क को फिनिश कैसे कर रहा है, याद करिए। करा कि पी ने अकेले काम शुरू किया, ठीक है भाई, अकेले कर रहा है, हमें पता भाई पी अगर अकेले करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। हाँ सर, पी ने अकेले शुरू किया, हमें नहीं पता कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ आ जाना चाहिए ताकि कार्य कुल 9 दिनों में समाप्त हो जाए, ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड क्यू विद पी सो दैट द वर्क इज कंप्लीट इन 9 डेज। कितने दिनों बाद पी को क्यू को पी के साथ आ जाना चाहिए कि कुल कार्य 9 दिनों में समाप्त हो, याद करिए। तो ध्यान दीजिए 9 दिनों में काम। अच्छा आप बताओ कुल कार्य आ जाने की शेष काम है कुल काम, ये ध्यान देना होगा। तो हमें लगता है कुल काम 9 दिन की बात कर रहा है ना। तो आपको कह रहा आप बताओ, अगर मान लो हम बोल दें याद करिए, अगर ने पूरा पी और क्यू एक साथ करते, याद करिए, अगर हम बोल दें पी और क्यू एक साथ करते तो पी एक दिन में 4 करेगा, क्यू एक दिन में 3 करेगा, दोनों एक साथ भैया 4 3 7, एक दिन में 7 पी और क्यू करते, 9 दिन तक करेंगे, 9 7 63, यानी 63 काम टोटल करेंगे। भाई जितना काम है उससे ज्यादा भी काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है कुछ दिन अकेले पी ने किया, लेकिन सबको 9 दिन काम करा देंगे। तो पहले पी ने अकेले कुछ दिन किया, फिर उसके बाद पी और क्यू ने किया है। हमने क्या किया, पी और क्यू को एक साथ 9 दिन तक काम करा दिया, 63 काम, यानी जितना हमारा काम है उससे ज्यादा अधिक काम हो गया। मतलब कितना अधिक हुआ है, तो 63 में 48 घटा दो, कहोगे सर यहां से 15 काम अधिक हुआ है। जो 15 काम अधिक हुआ है इसका मतलब हुआ 15 काम जो अधिक हुआ 9 दिन में, इसका मतलब हुआ वो काम कौन किया होगा, यानी वो अकेले किए होंगे। कौन से साहब, हमारे पी तो स्टार्ट किया, पी और क्यू, यानी पी तो जो है पूरा 9 दिन रहा, पी तो पूरा 9 दिन रहा। क्यू जो है ध्यान दीजिएगा, क्यू कुछ दिन बाद आया, पी पूरा 9 दिन आया, क्यू कुछ दिन बाद आया, तो उसको क्यू ने किया होगा। तो 3 5 15, 5 दिन यानी क्यू ने किया होगा, 5 दिन बाद दोनों एक साथ आए होंगे। कहोगे सर कुछ डाउट है, एक लाइन और हो जाएगा। चलो दूसरा तरीका बताते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है, आप लोगों को कुछ डाउट हो गया। इसको देखो, एक तरीका ये भी हो सकता था, 48 टोटल काम है, हमें पता है पी ने स्टार्ट किया, कुछ दिनों बाद क्यू आया, कुल काम 9 दिन में फिनिश हुआ, ठीक है ना। यानी इसका मतलब पी 9 दिन तक काम करता रहा, पी भैया शुरू से है और क्यू के साथ आया। तो आप बताओ अगर हम पी ने यानी पी का वर्क की बात करें, यानी पी ने कितना काम किया, तो पी एक दिन में 4 काम और 9 दिन में कितना 36 काम अकेले पी करेगा। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। पी स्टार्टिंग किया, फिर क्यू हेल्प किया, फिर 9 दिन में पूरा हुआ, तो पी जो है 9 दिन तक काम करेगा ना। कहोगे हाँ सर 36 काम पी करेगा, तो बचा हुआ काम यानी 48 टोटल काम है भैया, तो 48 टोटल काम है, 36 पी ने अकेले कर दिया, तो कितना बचा, कहोगे 16 काम बचा। तो नहीं सॉरी 12 काम बचा, 12 चौक 48, यानी 12 काम बचा। तो 12 कौन करेगा भाई, यानी क्यू करेगा, क्यू दिन में कितना करेगा 3, तो 3 चौक 12, यानी 4 दिन में फिनिश कर देगा। कहोगे हाँ सर ऐसे वो गलती हो गया था, 4 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 उसको डिवाइड होने में गलत कर दिया था क्या, नहीं ठीक है। बताओ कोई डाउट है, नहीं। यानी पी ने कितने दिन तक काम किया भाई, आप कहोगे पी ने 9 दिन तक काम किया, अकेले 9 दिन में पूरा काम फिनिश हुआ, तो पी 9 दिन तक काम किया, 9 दिन में 36 काम, जो बचा 12 काम कौन करेगा भाई, क्यू। तो क्यू जो है एक दिन में 3 काम करना है, 12, तो 3 चौक 12 यानी 4 दिन में। इसका मतलब हुआ 4 दिन के बाद क्यू शामिल हुआ, 4 दिन के बाद तो 4 दिन के बाद शामिल हुआ, लेकिन क्या करा, पी सो दैट द वर्क इज कंप्लीट डन, तो ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। तो क्यू पी को क्यू 4 दिन काम किया, कुल 9 दिन कंप्लीट हुआ ना, तो इसका मतलब 5 दिन बाद आया। ये आंसर ये सही होगा। हम 4 ये करेंगे भैया, क्यू ने 4 दिन तक काम किया तब सही, लेकिन क्यों नहीं पूछा जा रहा कितने दिनों बाद क्यों आएगा, इसका मतलब कितने भाई 5 दिन बाद आएगा, तो 4 दिन में कंप्लीट करेगा। अब बताओ कोई डाउट है, सर कोई डाउट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्टैटिक्स को ये प्रॉपर आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दिया है
कि इस आंकड़े में अनुपस्थित बारंबारता x को ज्ञात करें। दिया गया है कि समांतर माध्य 28 है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन यानी औसत की बात करते हो आप। औसत जो निकालते हो ना एवरेज में, फिलहाल अभी ये समझिए, तो औसत का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग ना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या आप क्या करते हो भाई? यानी औसत निकालते हो। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? देखो, जिसमें फ्रीक्वेंसी होती, तीन तरीके से निकालते हैं। फिलहाल आज हम एक ही तरीका डिस्कस करते हैं, यानी समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। देखो आप लोग क्या करो, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई, आप टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दो या एन बोल सकते हो ना, मतलब, या आप लोग नहीं समझना, हमें ये करना है कि भाई वर्गंतराल कैसा भी दिया होगा, जब वर्गंतराल दिया होगा उसका सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। ये क्या? दुकानों की संख्या। ध्यान दें, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स इफ द गिवन द अर्थमेटिक मीन 20। अर्थमेटिक मीन भी दे दिया गया है, तो अर्थमेटिक मीन का ये फ्रीक्वेंसी अगर आप मानोगे, ये फ्रीक्वेंसी यानी जो है 0 से 10 की बारंबारता 12 बार है, इतना इतना इतना। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है? नंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ही नंबर होता है। तो कुछ लोग इसको ये कहते हैं FI मानते हैं और इसको X1 मानते हैं ना, तो सिग्मा ऐसे करते हो, सिग्मा X1 और FI डिवाइड बाई टोटल जो है सिग्मा F1, है कि नहीं? तो चाहे ऐसे करो। अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ कि कुल जो है वर्गंतराल है और दुकानों की संख्या, दुकानों की संख्या, तो कुल मिलाकर सभी का सम, सभी का फ्रीक्वेंसी का सम, और डिवाइड बाई क्या करोगे? नंबर, यानी फ्रीक्वेंसी जो टोटल नंबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई वर्गंतराल 0 से 10, तो वर्गंतराल का जो मिड वैल्यू होती 0 प्लस क्या करते हो, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अगर ऐसे दिया हो वर्गंतराल, तो यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, यानी इसका 5 हो जाएगा। इसका 10 प्लस 20 30, और हाफ करोगे 15, फिर ये 25, ये करोगे भैया कितना? कहोगे 35, ये करो कितना? कहोगे 45, ये करो कितना? 55। मतलब सब क्या करते हो, जब अंतराल में दिया होता जोड़ के हाफ कर देते हो, वही क्या होगा? उसका जो है X1 आप मानते हो, या जो है फॉर्मूले में भी मत जाओ, हम पूरा बताएंगे। ऐसे समझिए, जब वर्गंतराल दिया होता जोड़ के आधा कर देते हो, आधा कर देते हो, आधा कर देते हो, तो ये जो X1 की वैल्यू होती है, तो X1 यानी बारंबारता का मध्य है, तो वो जो है मध्य कितनी बार, यानी दुकानों की संख्या का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया? 12 बार। ये कितनी बार आया? इतनी बार। ये कितनी बार आया? ये कितनी बार आया? ये कितनी बार आया? ये कितनी बार आया? ये। समांतर माध्य का मतलब जैसे ये समझिए, आप लोग एवरेज में समझते थे ना, ये समझिए, ये एवरेज में नंबर होता है, ठीक है ना? ये एवरेज में अगर हम नंबर बात कर दें, और ये जो वर्गंतराल होता है एक तरीके से आप समझिए एवरेज होता है, औसत होता है। वर्गंतराल औसत होता है, जिसको आप X1 बोलते हो ना। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यानी दुकानों की संख्या 12 है, वर्गंतराल 5, वर्गंतराल में 12 दुकानें हैं, तो कुल कितनी, उनका सम क्या होगा? इनका सम क्या होगा? इनका सम क्या होगा? इनका सम क्या होगा? इनका सम क्या होगा? इनका। तो वर्गंतराल अगर हम बात करो, जो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होगा? सभी का सिग्मा सम ऑफ का मतलब, यानी एवरेज मानो चाहे X1 और F1 मान लो, और डिवाइड बाई सिग्मा सभी का F1। ये है मतलब आपको क्या करना, सबसे पहले 12 का 5 बार, तो यहां देखिए, यहां लिख दें, देखो यहां लिखो 12 का 5 बार, भैया क्या लिखो? 60 लिखो। 18 बार 15, 15 इंटू 18 कितना हुआ? 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 270। हाँ सर, प्लस कितना? यहां से 27 को 25 से 26, 25 इंटू 27, 26 का स्क्वायर माइनस 1, तो 675 कहोगे। हाँ सर, यहां से x को, यहां x को 35 से 35x। हाँ सर, पहले सम सबका निकाल रहे हो ना। 17 को 45 से 17 पचे 85, और 17 चौका 68, और 8 76, 76। हाँ सर, प्लस कितना? 6 को 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33। यानी सबका आपने X1 और यहां से X1 F1 निकाल लिया ना, मिड पॉइंट का, सभी का निकाल कर जोड़ लिया। ये सिग्मा का मतलब सबको जोड़ लिया भाई ना, कहोगे हाँ सर। और उसके बाद इन सब का सम, यानी सिग्मा इस सभी का सम, 12 18 कितना? कहोगे सर 12 18 30, 30 20 50, 10 60, 60 6 66, और ये 14 80। तो ये x बचा, यानी आप कहोगे सर, यहां पे ध्यान समझिएगा, 80 प्लस x, यानी किसकी वैल्यू हुई सर? ये F1 की वैल्यू हुई। तो डायरेक्टली इसको जोड़ दो भाई, जोड़ के लिखो। तो ये सब जोड़ दोगे, जोड़ोगे क्या? यहां यही जोड़ लें, देखो यहां कुछ है, 200 6 2 800, 8 3 11, और 7 1800। हम डायरेक्टली जोड़ लें 1800 प्लस ये 6 7 6 13 130,
130 और 7 कितना 205, 200 इस 35 से भी रहने 205 और 6 कितना हुआ 270, 300 यानी 2100 हो गया। याद करो ये 2100 हो गया, सिग्मा एफ एक्स 2100 और ये F1 कितना हो गया ये 80 प्लस एक्स बराबर अर्थमेटिक मीन डायरेक्टली 28 दिया गया है। तो सॉल्व कर लो भाई, अब तो ध्यान ही नहीं देना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। आप मल्टीप्लाई करोगे देखो यहां से 2100 इक्वल टू क्या हुआ, यहां मल्टीप्लाई करो 28, 0 8 9 64 और 2 8 16 6 कितना हुआ 16 6 16 6 22 और प्लस कितना 28x ना, ये इधर चला जाएगा। अच्छा ये भी तो है भैया 35x है भाई, यहाँ पे भूल गए थे 35x यहाँ पे 2100 प्लस 35x तो रहेगा, हमने रैंक x नहीं लिखा था, ये इधर जाएगा इधर ले आओगे, यानी 7x इक्वल टू कितना हुआ 140, x इक्वल टू कितना हुआ 20, यानी अगर x की वैल्यू 20 रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूला था, यानी ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी टफ थोड़ी था, बिल्कुल आसान था। तो ठीक है, वर्ग अंतराल दिया होगा, हाफ करके मिड वाला निकालोगे सबको, दुकानों की संख्या का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी बार है मल्टीप्लाई करो, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। यहां दिया होता तो देखो मल्टीप्लाई करके आसान हो जाता, या x दिया है तो x के फॉर्म में दोनों आएगा, तो सॉल्व कर लोगे आंसर, कहोगे हाँ सर बिल्कुल इजी है। चलो 10वां देखोगे ध्यान से, P अकेला एक कार्य को 18 दिनों में P और Q एक साथ करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों बाद Q छोड़ दिया। P को अकेले कार्य करने के लिए शेष काम को P करने में कितना दिन लगेगा। देखो P अकेला एक काम को 18 दिनों में जैसा कर रहा वैसा एलसीएम लो ना, P और Q मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करेंगे। सबसे पहले 18 और 15 का एलसीएम 90, तो 90 इसका टोटल वर्क हुआ, 18 पंचे 90 हुआ, 15 छक्का 90 हुआ। तो P 18 पंचे यानी 5 वर्क पर डे P और 15 छक्का 90 6 वर्क पर डे P और Q। आप बताओ P अकेले 5 काम एक दिन में करेगा, P और Q 6 काम एक दिन में करेगा, तो Q एक दिन में कितना करेगा 1 वर्क पर डे। ये तो कंफर्म हो गया। पहले P का एक दिन में 5 काम, P और Q का एक दिन में 6 काम, इसका मतलब Q का एक दिन में 1 काम। जैसा करा फॉलो करो, करा कि उन्होंने टोटल वर्क कितना भैया 90। अब 90 वर्क के लिए क्या कंडीशन है, उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, यानी P और Q करेगा एक साथ, तो P और Q एक दिन में हमें पता 6 काम करेगा, तो एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो P और Q एक दिन में 6 काम करेंगे। तो P और Q एक दिन में 6 काम किए, 10 दिनों बाद Q ने कार्य छोड़ दिया, तो आप बताओ 10 दिन तक करेंगे तो कितना काम हो जाएगा सर 60 काम हो जाएगा। और फिर Q ने काम छोड़ दिया, तो 10 दिन में एक दिन में दोनों 6 काम करते, 10 दिन में 60 करेंगे, Q छोड़ दे कोई बात नहीं। P को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा आप बताओ, 60 वर्क हो गया, 90 करना, 30 और बचा, तो 30 को अगर Q को करना होता, याद करिए, तो P को अकेले नहीं, अच्छा Q ने छोड़ा, P को करना है, तो P को अकेले 30 काम करना है, तो P एक दिन में 5 काम, 30 को 6 दिन में, यानी अगले 6 दिनों में P अकेले कर देगा। भाई 6 काम पर डे के हिसाब से 10 दिन तक दोनों ने किया, 60 काम किया, अब Q छोड़ दिया, तो जो बचा है 30 काम उसे P को करना है, तो P एक दिन में 5 करेगा, 30 काम को कितना है, तो 5 छक 30 यानी 6 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये कितनी बार आपको सॉल्व कराया जा चुका है। चलो कोई बात नहीं, 11वां देखो, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं करिएगा, आसान है, बस थोड़ा सा टाइम टेकन वाले हैं। 2000 का 40% ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि, फाइंड द अमाउंट ऑन इंटरेस्ट 2000 फॉर द थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड एनुअली। ध्यान देगा 2000 के लिए, याद करिए 2000 के लिए फाइंड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द 2000 ऑन द थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड एनुअली। देखो आप याद करो 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है ना। फर्स्ट ईयर की बात करो तो फर्स्ट ईयर क्या करोगे, मनी यानी 2000 का, अगर ऐसे करोगे ना 2000 का आप भैया 40% निकालोगे, तो 4 दुनाई कितना हुआ 800 रुपए। सुनहरे अक्षरों में किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं सर, ये पहला साल। सेकेंड ईयर ब्याज किस पे लगेगा, मनी और पहले साल के ब्याज पर, यानी 2000 प्लस 800 यानी 2800। अगले साल भैया ब्याज 800 हो गया, 2800 पर लगेगा 40%। कहोगे हाँ सर, तो कर देंगे, क्या हो जाएगा 0 4 8 32, 4 दुनाई 8 और 3 11, यानी 1120 रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है भाई, आपको पता है तीसरे साल का ब्याज जो होगा मनी और पहले दोनों साल के ब्याज पर लगता है ब्याज ना, मनी और पहले दोनों साल के ब्याज पर, या जो है सेकेंड ईयर का मनी और सेकेंड ईयर का ब्याज जोड़ दो, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट हो जाता है। चाहे ऐसे 1120 और 800 कितना हुआ 1920, 2000 में 1920 जोड़ो कितना हुआ, यानी 3920 रुपए मूलधन हो जाएगा। चाहे 2800 में 1100 जोड़ो, बात तो वही है, तो 3920 पर 40% लगा दो ब्याज भैया, कितना होगा
कहोगे 4 दुनाई 8 हुआ और 4 नवाई 36 और 4 3 12 3 15, यानी 1568 तीसरे साल का ब्याज वही पूछा जा रहा। बस ये याद करिए। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान, तीसरे साल का ब्याज। एक तरीका ये हुआ, क्या और कोई तरीका है? हाँ सर, आपने हमको, ये तो हुआ बेसिक से, पहले साल का ब्याज मनी पर, दूसरे साल मनी और पहले साल के इंटरेस्ट पर, तीसरे साल मनी और पहले दोनों साल के इंटरेस्ट पर ब्याज लग गया। अच्छा, दूसरा सर आपने स्लैब बताया था, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 4, यानी 2000 रुपए का 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का ब्याज होता तो कैसे निकालते थे? पहले मनी का 40% यानी 800 हर साल, यानी 800 यहां 800 यहां, फिर इसका 40% सर कितना? 432 ना, 320 यहां, 320 यहां, 320 यहां, हाँ सर, फिर 320 का 40% सर, तो 4 दुनाई 8 4 3 12 128। तो ये पहले साल का ब्याज सर, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ये 8 3 11 3 14 14 1 1500 1540 28, यानी 1568 तीसरे साल का ब्याज, यानी ये पूछा जा रहा थर्ड ईयर। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो तीसरे साल का ब्याज दूसरे तीसरे निकाल सकते हो। क्लियर ना? कहोगे हाँ सर। चलो 12 आप बताओगे। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 30 वर्षों में, कोई राशि है 30 वर्षों में, राशि मान लो स्वयं है इतना, टाइम कितना? 30 वर्षों में, 3 ईयर में कितने वर्ष स्वयं की दोगुनी? 100 है तो 200 हो जाएगी, यानी अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाएगी? 200 हो जाएगी 30 वर्षों में। तो 100 रुपए अगर मूलधन हुआ तो 200, अगर दुगनी हो गई 200 अमाउंट हो गई, तो 100 रुपए ब्याज है ना, यानी 100% ब्याज है नहीं। और ब्याज क्या होता है भाई? ब्याज RT%, यानी 30 वर्षों में अगर 100% ब्याज है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो 100 डिवाइड बाई 30, एक लाइन का आंसर है, यानी 3 सही 1/3%। कुछ लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया, हाँ पता है, आपके लिए दूसरा मेथड आपके लिए दूसरा मेथड ये होगा भाई, मूलधन हमने x मान लिया, ये कह रहा है अमाउंट 2x हो गया, दोगुना हो जाएगा, समय कितना दिया है? 30 वर्षों में ना, समय दिया आपको 30 वर्षों में। कहोगे हाँ सर, तो आप बताओ ब्याज क्या होगा? अमाउंट में से मूलधन घटा दोगे, ब्याज x हो जाएगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता सर, साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन, कुछ लोग यही करेंगे ना, मूलधन इंटू कितना सर? टाइम। तो साधारण ब्याज अगर x मनी था 2x हो गया, तो ब्याज कितना x और गुणे 100, हाँ मूलधन कितना x और टाइम कितना आपका 30, एक्सेस कैंसिल हुआ, तो देखो 3 सही 1/3 आ गया, नहीं आ गया? हाँ सर बिल्कुल वही आंसर आ गया। चाहे ऐसे करो, चाहे डायरेक्टली 100 200 हो गया, 100% ब्याज हुआ, तो 100% ब्याज हुआ 30 वर्षों में, तो एक वर्ष में ब्याज कितना होगा? 100 डिवाइड बाई 30 आंसर। कहोगे वाह सर बहुत जबरदस्त, इसको बताओ। ये भी आसान है सर, बिल्कुल इजी है। यदि विक्रय मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है, 8% छूट देने के बाद भी 15% लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य कितना? आपको यह कह रहा है, ध्यान समझिएगा, जो कह रहा है उसे रिलेट करो। यदि विक्रय मूल्य 1680, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1680 देयर इज अ लॉस ऑफ 16%। एक लाइन बहुत जबरदस्त है, 1680 रुपए किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा तो 16% लॉस होगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बता सकते हो ना भाई? 16% अगर लॉस होगा और उसका विक्रय मूल्य कितने में होगा, यानी 1680 होगा, तो कितना उसका क्रय मूल्य होगा? ओरल बता सकते हो। कहोगे हाँ सर कैसे? भाई 16% लॉस का मतलब, यानी अगर 100 में खरीदेंगे तो 16 लॉस का मतलब 84 में बेच देंगे। कहोगे हाँ सर, बेसिक से 16 लॉस का मतलब 100 में खरीदा, 84 में बेच दिया, तो बेचा 84 में, तो 84 की वैल्यू दिया है 1680, तो सीपी निकाल लेंगे 100 की वैल्यू, यानी विक्रय मूल्य दिया है तो 84 की वैल्यू 1680 दिया है, तो एक निकालिए 100 सीपी निकाल लो, या 84 दिया इतना, तो 84 का 2 गुना। तो आप कहोगे उस वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है भैया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 2000 रुपए है। बताओ कोई डाउट है? जिस वस्तु को हम 1680 में बेचेंगे और 16% हानि होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है। आगे, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15% इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट 8%, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस? अच्छा, इसका मतलब उसने भैया वस्तु को 2000 में खरीदा और बेचा, एमआरपी मार्क प्राइस करा कि बेचने पर 15%, यानी जो खरीदा है उसे अब 15% लाभ पर बेचेगा, और जो लाभ पर बेचा तब भी
8% डिस्काउंट देकर बेचा है, तो एमआरपी क्या होगी आप बताओ। 2000 में खरीदा है, 15% लाभ पर बेचेगा तो 115-2200 में बेचेगा। कितने में डायरेक्टली, तो कितना कहोगे सर 2300 में। वैसे 2000 का 15% 300 रुपए हुआ, यानी अगर 2000 में खरीदा उसका 15% यानी 300 का लाभ लेकर बेचा तो कितने में बेचा भाई, आप कहोगे सर 2300 में बेचा। अब आपके पास फिर क्वेश्चन हुआ सर जो एमआरपी थी 8% डिस्काउंट देकर 2300 में बेचा, यानी 8% डिस्काउंट का मतलब 92 में बेचा, तो 92 की वैल्यू कितना है 2300 है, तो 100 कितना होगा, तो कहोगे सर 23 चौका 4 से 25, यानी 2500 सर एमआरपी होगी, यानी 2500 एमआरपी होगी, तभी उसका 8% दोगे तो 2300 बेचोगे, यानी सही आंसर इतना। मतलब घुमा के क्वेश्चन दिया, पहले सेलिंग प्राइस दिया उसका सीपी निकाल लिया, कहो हाँ सर। अब कह रहा फिर जो है 15% उसी को लाभ पर बेचेंगे, हाँ सर 2000 को अगर 15 लाभ पर बेचेंगे 2300 में। अब 2300 में बेचा, 8% डिस्काउंट दिया, एमआरपी क्या है तो 23, यानी एमआरपी का 8% डिस्काउंट यानी 92 में बेचा तो 100 एमआरपी हो जाएगी, यानी 2500। बिल्कुल आंसर। बताओ कोई डाउट, कोई डाउट नहीं भाई। चलिए अगला, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600, आप बताओ 10 वर्ष का साधारण ब्याज भैया 600 है, मतलब 600 रुपए का मतलब है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी चेंज नहीं होगा। अगर 10 साल का ब्याज 600 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 60 रुपए होगा, ये कंफर्म है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद अब कुल ब्याज कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, याद करिए। आपको पता था अगर हम बोल दें किसी धनराशि पर 1 साल का ब्याज, मान लो 10,000 रुपए धनराशि है, 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है, ठीक है। हम धनराशि दोगुनी कर दें, 2000 कर दें, 20,000 कर दें, अब ब्याज कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2000 रुपए। यानी किसी धनराशि पर 10,000 पर 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है, उसी रेट से 2 साल का ब्याज कितना होगा 2000, 3 साल का इतना। तो अगर धनराशि दोगुना करेंगे तो ब्याज भी दोगुना होगा, धनराशि 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी 3 गुना होगा। ये लॉजिक आपको साधारण ब्याज में बताया था, और क्यों बताया था पूरा एलिब्रेट करके बताया था। यानी कह रहा है कि 10 साल का ब्याज यहां पे 60 रुपए है, अब कह रहा अगर 5 साल में ब्याज हम मनी दोगुना करें, 3 गुना कर दें, तो इसका मतलब 5 साल तक, तो भाई 10 साल का ब्याज 600 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो भाई 600 डिवाइड बाई 10, यानी 1 साल का ब्याज 60 रुपए होगा। हर साल 60 रुपए होगा, तो पहले 5 साल तक कितना 6 पंचे 30, यानी 300 ब्याज हो जाएगा। अब अगले 5 साल के लिए मनी 3 गुना कर दिया गया, यानी मनी अगर 3 गुना कर दिया गया तो पहले 1 साल का ब्याज 60 रुपए था, मनी किसी मनी पर 1 साल का ब्याज 60 रुपए था, मनी को 3 गुना करोगे तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 1 साल का ब्याज 6 18 180, तो अगले 5 साल में कितना 18 पंचे 90 900, यानी पहले 5 साल तो हर साल 60 रुपए रहा जो लगता था यूजुअली। अब 5 साल के बाद मनी 3 गुना किया था, हर साल ब्याज भी 3 गुना लगेगा, तो अब हर साल 180 रुपए, अगले 5 साल के लिए 900 रुपए, 300 और 900 कितना होगा, यानी इसका मतलब अब 10 साल में 1200 लगेगा। पहले क्या लगता था, पहले 600 लगता था 10 साल में, ठीक है ना। तो एक चीज लॉजिक याद रखो, मनी 2 गुना करेंगे ब्याज 2 गुना, मनी 3 गुना करेंगे ब्याज 2 गुना, मनी 4 गुना करेंगे ब्याज 4 गुना। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन बात करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल। क्या डाउट है भाई, इतना आसान। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दोनों भुजाएं भैया बराबर है, ये ठीक है ना, ये इसका आधार होगा। अगर ये ए होगा तो ये भी ये होगा और ये बेस होगा, ठीक है। इसका आयतन क्या होता, इसका क्षेत्रफल क्या होता, समद्विबाहु का परिमाप, यानी इसका मतलब 2a + b, यानी परिमाप का मतलब सबको जोड़ दो, a + b यानी 2a + b की वैल्यू 32 सेंटीमीटर। कहोगे हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। आधार समान भुजाओं का 6/5 है, आधार समान भुजाएं अगर 6 होंगी तो आधार भैया 5 होगा। आधार समान भुजाओं का 6/5 है, याद करिए रेशियो है, वैल्यू नहीं है, तो यानी अगर आधार 5 होगा तो ये 6 होगा। तो आपको ये क्लियर है, आधार समान भुजाओं का 6/5, आधार समान भुजाएं 5, आधार 6, अरे यार गलती हो गई। आधार समान भुजाओं का देखो, बेस जो है समान भुजाएं, यानी जो साइड होगी बेस साइड का 6/5,
यानी साइड 5 होगी बेस 6 होगा, साइड 5 होगी बेस 6 होगा, ध्यान दीजिएगा ना, साइड 5 होगी बेस 6 होगा, यानी आधार भुजा का 6/5, भुजा 5 होगी तो भाई बेस वैल्यू नीचे वाली होती है ना, ऊपर वाली क्या होगी, आधार होगी। कहोगे हाँ सर, इतना तो क्लियर है। अब याद करो, अगर ये 6 है तो ये इसका परपेंडिकुलर मिड में होता है, अगर 6 है तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, यानी 5 3 और ये रेशियो में ये पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनता है, ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो ये कितना होगा, 5 3 ट्रिपलेट यानी 4 होगा। x मान लो, मतलब आप ये मानोगे 5x है, ये 5x है, तो ये 6x है, तो ये 3x होगा, ये 3x होगा, तो ये 5x, इसका मतलब कर्ण में से ये घटा दोगे, ये राइट ट्रायंगल है, तो कर्ण का मतलब 5x के स्क्वायर में प्लस यहाँ हाइट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो, यहाँ से मतलब 3x का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 5x का स्क्वायर, है कि नहीं। तो हाइट इक्वल टू कितना हुआ, 25x स्क्वायर में से 9x घटाओ 16x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4x। मतलब ये ट्रिपलेट फॉलो करता है, इसलिए हम डायरेक्टली कर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन होगा। ये सब हमने मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से बताया, इसलिए हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं। कहोगे हाँ सर, तो ये ऐसे करोगे तो आसान होगा, फॉर्मुलास करोगे टफ हो जाएगा। तो इस यहां से समझिएगा आपको क्या दिया गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, एरिया यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको साइड्स पता हो जाएगी, बेस और हाइट पता हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो भाई, देखो 5 5 10 10 6 16, यानी 5 ये 5 ये 5 ये 16, तो 16x इक्वल टू 32, x इक्वल टू कितना 2, ठीक है ना। तो 2 हुआ तो 5 दूना 10 ये भुजा, 12 ये भुजा, 8 ये भुजा, ठीक है। कोई डाउट है चाहे चेक कर लो। और ये कितना 6 भुजा, 6 8 10 का पेयर बनता नहीं बनता, हाँ कुछ करने नहीं, 1/2 बेस कितना, बेस आपका 12 और हाइट कितना है 8, आंसर। तो 2 6 12 6 8 48, 48x स्क्वायर यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये ध्यान दी, चाहे अगर आपको नहीं भी दिया होगा पेरीमीटर तो भी निकाल लेते, पेरीमीटर का मतलब 5x इतना, तो भुजाएं दी गई, हमने डायरेक्टली x में निकाल लिया, हम ध्यान नहीं दिए, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे। तो 16x की वैल्यू 32, x बराबर 2, तो यानी 12 हुआ, ये 10 10 हुआ, तो ये 6 तो 6 12 और 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है। अगर 6 होगा तो ये 10 से 8 हो जाएगा, क्योंकि ये कड़ हो जाएगा, 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाओगे तो क्या बचेगा भाई 8 का स्क्वायर। तो जब आपको साइड बेस पता हो गया, हाइट पता होगी, तो क्या फॉर्मूला SS माइनस बी लगाना, नहीं सर ये वाला लगाना, आपने बताया था पहले। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, ये याद करिए, बिल्कुल आसान सा है। यदि x इतना, तो x का मान एक लाइन का आंसर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना, अंडर रूट 128 इंटू ये, तो अंडर रूट में दोनों हो जाएंगे ना 162। आपको बोल दिया जाए अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, तो क्या होता है भैया, अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू आ जाते हैं ना। कहोगे हाँ सर। अब ये जो है ध्यान समझिए, अंडर रूट हटा दो, 128 यानी 64 का दोगुना है, जो फैक्टर हो जाए, ये 81 का दोगुना, देखने से लग रहा था। कहोगे हाँ सर। 64 का 8 हो गया, 81 का 9 हो गया, 2 पेयर में से 2 निकाल लो, ये x स्क्वायर हुआ, तो x इक्वल टू कितना हुआ, फिर अंडर रूट 8 इंटू 9 इंटू 2 ना, तो 8 8 2 16 का मतलब 4, 9 का मतलब 3, 4 3 कितना 12, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी आ जाएगा 12। समझ में आया ना। कहोगे हाँ सर कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको फैक्टराइज कर दिया, देखो तो ये 8 निकल आया, ये 9 निकल आया, ये 2 का पेयर में से 2 निकल आया, 8 9 72 दुनाई कितना, 72 दुनाई 144, तो x स्क्वायर बराबर 144, x बराबर कितना 12, ऐसे बता दोगे। हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसका मासा ज्ञात कीजिए, किसका, पहला 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 5 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर का मासा। यानी मासा का मतलब जब HCF आप बात करते हो, ध्यान दीजिएगा, जब HCF बात करते हो तो क्या बात करते हो, कहोगे सर HCF का मतलब कॉमन फैक्टर, यानी मिनिमम पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर्स। 2 है, 2 यहां 2 यहां, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो इसकी मिनिमम पावर भाई 2, ठीक है ना। 3 है यहाँ, 3 का स्क्वायर, हाँ 3 यहां है 3 यहां है, तो 3 स्क्वायर 3 और 3 यानी 3, हाँ बिल्कुल, यानी मिनिमम पावर 5, 5 का स्क्वायर 5 और यहाँ 5, यानी 5 मिनिमम पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, यानी सभी की सबसे मिनिमम पावर, सब कॉमन पावर, यानी सब तीनों नंबर सब में है कॉमन पावर। 5 तिहाई
15 दुनाई 30, यानी 30 इसका क्या होगा HCF। बिल्कुल आसानी से बता दोगे, ये लासम आसम बहुत बार डिस्कस किए, इसमें कोई डाउट नहीं पता है। चलो अगला देखोगे, ये जल्दी से आप बताएंगे। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% 20% वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष 25% कमी हुई। तीसरे वर्ष जनसंख्या 3 वर्ष की पूर्व जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जबरदस्त क्वेश्चन याद करिए। मतलब कह रहा है कि पहले साल 10%, फिर 20%, तीसरे साल 25% कमी हुई। तो कह रहा पूर्व की जनसंख्या और जो अब जनसंख्या उसका रेशियो याद करो। आपको कैसे बताए थे हमने? बताया था ऐसे, जब लगातार किसी वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या करोगे, स्टार्टिंग में 1 मान लो, पहले 10% बढ़ाया 1/10, 10% की वैल्यू 1/10, 10 से 1 बढ़ा दो, 11/10 से मल्टीप्लाई करो, यानी प्रारंभिक ये बाद में इतना। 20% की वैल्यू 1/5, यानी 1/5 बढ़ा दो, 5 था 1 बढ़ा दो 6। 25 की कमी का मतलब 1/4 कमी, 4 था 1 कम कर दो 3 हो गया। हमने कहा था लगातार अगर आप लोग किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, स्टार्टिंग में 1 मान लो, 10 बढ़ाएंगे तो 11/10, 20% यानी 120/100 करोगे, या 20 की वैल्यू 1/5, 5 से 1 बढ़ा दो 6/5। 25 कम करोगे तो यानी 1/4 कम करोगे, या 75/100 से करो, 4 से कम कर दो 3। इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर। यहां से देखो कुछ कटेगा सर, हाँ 1 10 2 3 6 2 दुनाई 4, यहां से 10 100, यहां 3 त्रिका 9 9 11 9 99 रेशियो 100, यानी ये प्रारंभिक मान होता है नीचे वाले, ये फाइनल बाद में। तो आपको क्या पूछा गया, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और पूर्व की जनसंख्या के बाद। तीसरे वर्ष की जनसंख्या 99 और पूर्व की 100, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। तीसरे वर्ष ये इतना, चाहे 100 मान लो, 100 से कम करो चाहे ऐसे करो, जब भी कम ज्यादा हुई तो जितना बढ़े घटे या बढ़ा घटा दो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा प्रारंभ में, ऊपर वाली बाद में। फाइनल कितनी होगी, अंतर मिलेगा, यानी फाइनल और बाद में पूछा जा रहा था, ये रेशियो हो जाएगा। कहोगे बस आसान था सर, कोई इशू नहीं। इसको बताओ भाई, ओरल बता सकते हो। 0.592 डिवाइड बाई 0.8 का मान, अरे इतना इजी है। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, देखो अगर 10 से मल्टीप्लाई करो, यहां पॉइंट लग गया, कहोगे हाँ सर, है कि नहीं, यहां पॉइंट लग गया, पॉइंट हट गया सर, यहां पॉइंट तो पहले आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ सर, कितना 5 में जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे 59, तो कितना 8 7 56, 8 से 56 यही बच रहा है बस आंसर 0.074, 832। एक लाइन के, इसमें कोई डाउट ही नहीं भाई, ये बताना नहीं था लेकिन बता दिए। एक कार एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 5 घंटे में तय करने की चाल कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। याद करिए, दूरी अगर फिक्स होगा, डिस्टेंस अगर फिक्स होगा, तो आपको क्या बताए थे, S1 T1 इक्वल टू S2 T2, ये बताया था ना फॉर्मूला, या लॉजिक से भी करोगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे लगते हैं S1 T1, इसी दूरी को 5 घंटे में चलना है तो चाल क्या होगी S2 T2। पहले चाल क्या होगी निकाल लो, फिर कितना बढ़ाएगी 50 से बता सकते हो। तो 5 से 5 धामा यानी 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी दोबारा, यानी 50 किलोमीटर से 8 घंटे लगे, यानी 400 किलोमीटर दूरी हो गई, 5 घंटे में जाना है तो 80 किलोमीटर की स्पीड जाना पड़ेगा। तो बढ़ी हुई चाल, तो बढ़ी हुई चाल का मतलब कितना हुआ, पहले भाई 50 थी बाद में 80 हो गई, तो कितना बढ़ी, आप कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 5 घंटे लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल सही आंसर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये तो आसान से क्वेश्चन है। अच्छा बस इतने ही थे आज, वेरी गुड। तो हमने देखा आज 20 क्वेश्चन, यानी ALP में 20 या 22 क्वेश्चन बनते हैं। CBT 1 की बात कर रहे हैं, 25 के आसपास CBT 2 बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा सारे टॉपिक से रिलेट होके आए हैं, यानी इसका मतलब हुआ जो लोग आज हमें लग रहा है कि अगर टॉपिक नहीं पढ़े होंगे तो डाउट होगा, क्योंकि हमने सारे जैसे पढ़ाए उसी से रिलेट करके बताए हैं। थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश किया, डीप में नहीं बताया, यानी क्वेश्चन को सॉल्व, यानी आपसे सॉल्व करा रहे थे, इसका मतलब ये समझेगा। जो लोग चैप्टर पढ़ रहे होंगे उनको एग्जैक्टली कंफर्म होगा, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, याद करिए वो चैप्टर का नाम डालिएगा, शिवानंद सर के नाम से जाएंगे तो स्टडी 91 पे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और बाकी हम टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? कहोगे यस सर। तो नेक्स्ट समय फिर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भाई यही बोल सकते हैं, अब कितने बज गए, 8 बज गए, 7 बजे से हमने स्टार्ट किया, 8 बज गए, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट समय फिर से कल मिलते हैं, ओके।